आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों राहुल गांधी को लेकर एक कंट्रोवर्सी टाइप की हो गई है। तो अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वही बता रहे हैं कि कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। अब कंट्रोवर्सी क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले राहुल गांधी को ना पीछे बैठा दिया गया है। ये आप देख सकते हो, ये राहुल गांधी बैठे हुए हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने बदला ले लिया। क्या है बदला भाई? पीछे बैठने पर इतना विवाद क्यों है? नेता प्रतिपक्ष है तो लाल किले पर जो अभी कार्यक्रम हुआ है वो सबसे पीछे बैठे। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो 10,000 MCQ का कोर्स है दोस्तों, आज आखिरी दिन है। आज हम इस बैच को बंद कर देंगे, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। बहुत ही ज़बरदस्त बैच हमने बनाया है आपके लिए। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश सब यहाँ देखने को मिलेगा। तो MCQ PDF ये भी आपको सारी मिल जाएंगी। डेली लाइव क्लास हो रही हैं। कोई भी एग्जाम हो आप इसको निकाल लेंगे, गारंटी है हमारी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से उस GK सेक्शन को तो कनेक्ट कर लेंगे। तो लाल किले पर हुए कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सबसे पीछे बैठाया गया। तो आप देख सकते हैं 5वीं पंक्ति में बैठे हुए हैं। विवाद हो गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर यह बोला कि विपक्ष के नेता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। KC वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी की बहुत आलोचना की। बोला कि मोदी जी, अब समय आ गया है कि आप 4 जून के बाद वास्तविकता को समझ जाएं। अहंकार के साथ आपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आखिरी पंक्ति में ढकेल दिया। क्या पता चलता है कि आपने कोई सबक नहीं लिया है। लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की सारी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। ठीक है, जो रूल्स है ना, वो बेसिकली यहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री बनाती है, और इसमें सबसे आगे जो है वो ओलंपिक मेडल विजेताएं के बैठने का इंतजाम किया गया, और इसीलिए राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया। प्रोटोकॉल के मुताबिक जो विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता है। तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी 5वीं पंक्ति में जगह दी गई थी, हालांकि वो आए नहीं थे। और यहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत जो है, उनकी कांग्रेस प्रवक्ता, उनकी सफाई आई है कि बेवकूफ़ी भरा बताया इन सारी चीज़ों को, मतलब रक्षा मंत्रालय को वो बेवकूफ़ है, रक्षा मंत्रालय को ये बोला। और बोला कि ओलंपिक मेडल विजेताओं को सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये सम्मान गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा नहीं देना चाहते? वो क्यों आगे बैठे हैं? 10 साल बाद था जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के, क्योंकि भाई इस बार अच्छी सीटें मिली कांग्रेस को 100 के करीब, तो राहुल गांधी जो है वो सबसे मतलब इस बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के आए। 2014-2019 में कांग्रेस को इतनी सीटें ही नहीं मिली, 50 से नीचे ही थी, जिसकी वजह से कोई नेता प्रतिपक्ष था ही नहीं। तो अब नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पक्ष है। आपको पता है कि 10% सीटें जो हैं वो मिलनी चाहिए। 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, 19 में 52 सीटें मिली थी, इस बार 99 सीटें मिली हैं। 54 सीटें होनी चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए। तो यही हिसाब किताब है। 2019 में अधीर रंजन चौधरी को नेता चुना गया था, और 2014 में कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेता चुना था। दोनों ने ही इस बार लोकसभा स्पीकर के ये कहते हुए ये पद से देने से इनकार कर दिया था कि कांग्रेस के पास 10% की सीट नहीं है। और 1956 में आया था ये जो पूरा का पूरा नियम है, 1956 में आया था कि कम से कम 10% सीट तो होनी चाहिए। ओके, तो 2 पार्टी डेमोक्रेसी के समर्थक थे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे मावलंकर साहब हैं, उन्होंने कहा कि बहुत इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दोनों पार्टी जो है, ठीक है, जो पार्टी पक्ष में है वो, लेकिन जो विपक्ष में वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपहोल्ड करती है, जनता की आवाज़ को वो अपहोल्ड करती है, मतलब जनता की आवाज़ उठाती है वो पार्लियामेंट में। तो जब 2 प्रमुख पार्टियों के अलावा और पार्टियां नहीं होंगी तभी मामला आगे बढ़ सकता है। ठीक है ना? तो यही हिसाब किताब है। 1969 में जब लोकसभा में पहली बार किसी पार्टी को औपचारिक रूप से विपक्ष पार्टी की मान्यता नहीं मिली, तो 10% या उससे ज्यादा सीट, मतलब यार अब ऐसा क्यों है कि आपको 10% सीट चाहिए? वाई? देखिए, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही है ये। ठीक है, 1977 तक नेता प्रतिपक्ष के पद को संवैधानिक मान्यता नहीं थी। ठीक है, तो जीवी मावलंकर थे हमारे,
उन्होंने निर्देश जारी कर दिया था। बट 1977 के बाद कानून लाया गया और पहली बार नेता प्रतिपक्ष के पद की न सिर्फ परिभाषा तय हुई बल्कि संवैधानिक मान्यता भी मिली और सैलरी एंड अलाउंस भी मिलता है 1977 एक्ट के तहत। तो 10% नियम का जिक्र नहीं है। कानून में लिखा है कि सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाएगा। ये कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए है। कुल मिलाकर इस कानून का सीधा सीधा मतलब यही था कि लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन के पास सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा लेने से इनकार करने का अधिकार नहीं है। समझ गए आप? भले ही उस पार्टी के पास 10% से भी कम सीट क्यों ना हो। तो 1968 में संसद की एक सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सबसे बड़ी मान्यता प्राप्त विपक्षी पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। फिर 1977 का कानून इसी सिफारिश के आधार पर लाया गया था। इतना ही नहीं, 10% वाले नियम का महत्व अब और कम हो गया है। 1985 में जन प्रतिनिधि कानून में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसको मान्यता देने का अधिकार चुनाव आयोग को दे दिया गया है। ओके, लेकिन इतना आसान नहीं है। 2014 में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सलाह दी थी कि सदन में किसी सदस्य को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने का मुद्दा 1977 के कानून के दायरे से बाहर है। इस आधार पर उस समय की लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस को पद ही नहीं दिया था। समझ रहे हैं आप? 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 16 सीट मिली थी और उस समय जो स्पीकर थी मीरा कुमार, सुषमा स्वराज को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देते समय कहा था कि उन्होंने ऐसा करने का अधिकार 1977 के कानून से लिया है। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद स्पीकर राम निवास गोयल ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया था और उस चुनाव में बीजेपी विधानसभा में सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी। आप समझ रहे हो? तो 10% सीट जीती भी नहीं थी। तो ताकतवर होता है काफी ज्यादा, एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। तो समझिए कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है और जो भी व्यक्ति होता है वो संसद में सिर्फ विपक्ष की आवाज ही नहीं होता बल्कि उसको कई विशेष अधिकार और शक्तियां भी दी जाती हैं। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट पर बनी कमेटी का हिस्सा भी होता है। वो संयुक्त संसदीय समिति और चयन समिति में भी अहम भूमिका वो निभाता है। ठीक है ना? तो जो भी सैलरी भत्ते की सुविधाएं मिलती हैं वो जो संसद को बाकी सदस्यता को मिलती है वैसे ही, मतलब जो एमपी को मिलता है वही इनको मिलता है। तो आखिरी बार 2022 में इसको संशोधन किया गया था। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।